आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ये कंप्लीट कर लेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि मोंटेग्यू ने अगस्त 1917 में ये डिक्लेयर किया था कि इंडिया में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट या फिर सेल्फ गवर्नमेंट हम लोग इस्टेब्लिश करने वाले हैं बहुत जल्द। ठीक, इसी के लिए अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आई। उसमें देखते हैं कि क्या क्या रिफॉर्म्स लाया गया था। ठीक, और 1917 में फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ये डिक्लेयर कर दिया गया था कि इंडिया में बहुत जल्दी ही हम लोग रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करने वाले हैं। अब उसको लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आई। इसके कुछ फीचर्स देखते हैं। मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म इसे ही कहते हैं। ठीक, चैम्सफोर्ड उस समय के वाइसरॉय थे और मोंटेग्यू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। ठीक है, तो दोनों मिलके बन गया मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। फीचर्स देखते हैं। पहला है फॉर प्रोविंशियल गवर्नमेंट। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए क्या था? गवर्नर वाज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द प्रोविंस। जितने भी प्रोविंस हैं, ठीक, वहाँ के एग्जीक्यूटिव हेड कौन रहेंगे? गवर्नर रहेंगे। डायरकी इंट्रोड्यूस किया गया था। डायरकी क्या होता है? अब एडमिनिस्ट्रेशन को दो पार्ट्स में वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। पहला था एग्जीक्यूटिव और मिनिस्ट्रीज। ठीक, चलो, तो डायरकी इंट्रोड्यूस कब हुआ था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव हेड कौन हुआ करते थे? गवर्नर हुआ करते थे। लिस्ट, जो भी सब्जेक्ट्स की, उसको दो लिस्ट में बांटा गया, एक रिजर्व लिस्ट और एक ट्रांसफर्ड लिस्ट। रिजर्व लिस्ट कैसी लिस्ट थी? जो कि हम गवर्नर जनरल के लिए या गवर्नर इंचार्ज के लिए हम लोग रिजर्व रखेंगे। इस पे वही डिसीजन ले सकते हैं गवर्नर्स। जैसे लॉ एंड ऑर्डर का कोई बात हो, कोई कुछ करना हो, तो गवर्नर के लिए रिजर्व रखा जाएगा। इरिगेशन के लिए, फाइनेंशियल डिसीजन कुछ होगा तो वो देखेंगे। लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड कुछ होगा तो गवर्नर के लिए रिजर्व रखा जाएगा। ठीक, तो देखो जो जो इम्पोर्टेंट था ना वो रिजर्व लिस्ट में रखा गया। जैसे लॉ एंड ऑर्डर, इरिगेशन, फाइनेंशियल डिसीजन, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, ये सारे चीज़ किस में थे? रिजर्व में थे। गवर्नर इंचार्ज अलॉन्ग विथ हिज एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स, गवर्नर इंचार्ज जो रहते थे वो इस पे डिसीजन लेते थे। अब ट्रांसफर क्या था? ट्रांसफर रहेगा मिनिस्ट्रीज के अंदर। ठीक, पहले हम लोगों ने डायरकी में देखा ना, डायरकी में क्या देखा हम लोगों ने? डायरकी में देखा तो एक तो एग्जीक्यूटिव काउंसलर का ग्रुप बनाया गया, ठीक है, और एक मिनिस्ट्रीज बनी, और इधर लिस्ट बना। लिस्ट में रिजर्व हो गया और इधर ट्रांसफर्ड हो गया। जो भी रिजर्व था, जैसे लॉ एंड ऑर्डर, इरिगेशन, फाइनेंशियल डिसीजन, लैंड रेवेन्यू, ये सबसे रिलेटेड डिसीजन जो था वो एग्जीक्यूटिव काउंसलर लेते थे। ठीक, गवर्नर को रिपोर्ट करते थे एग्जीक्यूटिव काउंसलर। तो ये सब इंपॉर्टेंट एरियाज पर डिसीजन कौन लेते थे? एग्जीक्यूटिव काउंसलर। अब बची मिनिस्ट्रीज। मिनिस्ट्रीज क्या करती थी? जो ट्रांसफर्ड था ना उस पर डिसीजन लेती थी। जैसे ट्रांसफर्ड में क्या क्या आता था? ट्रांसफर्ड में आता था हेल्थ, एक्साइज, इंडस्ट्री के बारे में कोई लॉ लाना हो। ठीक, उसके बाद मान लो एजुकेशन से रिलेटेड कुछ लाना हो, लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई लॉ लाना हो, तो ये सब पे कौन देखेंगी? ये सब पे लॉ कौन बना रहा है? ये लॉ बना रहे हैं मिनिस्ट्रीज, और ये लोग ट्रांसफर लिस्ट में था। ठीक है, ट्रांसफर लिस्ट को दो पार्ट में बांटा गया, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड। रिजर्व में इंपॉर्टेंट एरिया कवर थे जिसपे गवर्नर जनरल विथ एग्जीक्यूटिव काउंसलर ये डिसीजन लेते थे, और ट्रांसफर्ड पे कौन? मिनिस्ट्रीज या मिनिस्टर्स इंचार्ज। मिनिस्टर इंचार्ज मतलब जैसे एजुकेशन मिनिस्टर कोई हो गए, लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर कोई हो गया, एक्साइज मिनिस्टर कोई हो गया, तो जिसका जिसका मिनिस्ट्री है वो डिसीजन लेता था। बस ये एरिया में
जो इम्पोर्टेंट एरिया था जैसे पुलिस के का हो गया, फाइनेंशियल हो गया, इस पे गवर्नर जनरल डिसीजन लेते थे। समझ आ गया। अभी तक हम लोगों ने देखा प्रोविंशियल गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव हेड गवर्नर होते थे, डायरकी इंट्रोड्यूस की गई। डायरकी मतलब अब इसे डुअल गवर्नमेंट के रूप में देखा जाएगा, एक एग्जीक्यूटिव काउंसलर और एक मिनिस्टर्स। फिर लिस्ट देखें, रिजर्व लिस्ट और ट्रांसफर लिस्ट। चलो आगे देखें। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड गवर्नर जनरल कुड इंटरफेयर इन द मैटर अंडर द रिजर्व लिस्ट, बट दिस इंटरफेरेंस वाज रेस्ट्रिक्टेड फॉर द ट्रांसफर लिस्ट। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और गवर्नर जनरल जो थे ना, वो रिजर्व लिस्ट पे इंटरफेयर कर सकते हैं, लेकिन ट्रांसफर लिस्ट पे आपको इंटरफेयर नहीं करना। क्यों? जैसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और गवर्नर जनरल कहाँ आ गए, ये एग्जीक्यूटिव गवर्नर जनरल वाले ग्रुप में आ गए ना। जो भी इंपॉर्टेंट एरिया आपको देखना है वो गवर्नर जनरल देखते थे, जैसे जो रिजर्व लिस्ट में था। ठीक, अब ट्रांसफर्ड लिस्ट जो था, ठीक है, जिसमें मिनिस्टर्स इंचार्ज डिसीजन लेते थे हेल्थ के बारे में, एजुकेशन के बारे में, इस पे आपको इंटरफेयर नहीं करना था। किसको? गवर्नर जनरल और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को इस पे इंटरफेयर नहीं करना था, बट ये लोग करते थे। ठीक है, बोला गया था कि ट्रांसफर लिस्ट पे मिनिस्टर्स ही डिसीजन लेंगे, आपको इंटरफेयर नहीं करना था, लेकिन अंग्रेज हैं। चलो आगे चलते। द साइज ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली वाज इंक्रीज्ड। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली का साइज इंक्रीज करते गया। अब 70% मेंबर जो रहेंगे वो इलेक्टेड रहेंगे और कुछ वुमेन भी वोट कर सकती है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये था लेजिस्लेटिव असेंबली का साइज इंक्रीज कर दिया गया। ठीक, लेजिस्लेटिव असेंबली का साइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में इंक्रीज कर दिया गया। चलो, द गवर्नर एसेंट वाज रिक्वायर्ड टू पास एनी बिल। The governor assent was required to pass any bill. He also had a veto power and could issue ordinance. ठीक है, बिना गवर्नर के एसेंट के बिना कोई लॉ पास नहीं होगा। ठीक, इनके पास वीटो पावर भी है। वीटो पावर मतलब अगर पास होके भी आया सब चीज़ और ये गवर्नर जनरल मना कर दिया कि नहीं ये नहीं होगा, तो वो नहीं होगा। ऑर्डिनेंस भी इशू कर सकते थे गवर्नर जनरल। तो पूछ देगा कि ऑर्डिनेंस इशू पावर किसके पास था, तो गवर्नर जनरल के पास था। क्या उनके पास वीटो पावर था? हाँ, उनके पास वीटो पावर था। उनके एसेंट के बिना कोई लॉ नहीं बनता था। सेंट्रल गवर्नमेंट, अभी तक हम लोगों ने यहाँ तक क्या देखा? यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि डायरकी इंट्रोड्यूस हो गई। डायरकी में एग्जीक्यूटिव काउंसिल और इधर मिनिस्टर आ गया। ठीक, लिस्ट आ गया, लिस्ट को बांट दिया गया रिजर्व लिस्ट और ट्रांसफर्ड लिस्ट। रिजर्व लिस्ट पे फैसला लेंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल प्लस गवर्नर जनरल, मतलब ये ग्रुप, और ट्रांसफर पर मिनिस्टर्स। जो गवर्नर जनरल और एग्जीक्यूटिव काउंसिलर है उसको ट्रांसफर्ड लिस्ट पे इंटरफेरेंस नहीं करना था, बट ये लोग करते थे। तो अगर एग्जाम में आ गया कि ये गवर्नर जनरल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल ट्रांसफर लिस्ट पे इंटरफेयर कर सकते थे, नहीं, ट्रांसफर लिस्ट पे इनका कोई हक नहीं था, वो मिनिस्टर देखते थे। ठीक है, रिजर्व में क्या रखा गया? जो इम्पोर्टेंट एरियाज़ है जैसे पुलिस हो गया, जैसे लॉ एंड ऑर्डर हो गया, फाइनेंस हो गया, ठीक है, इरिगेशन हो गया, ये सारा इम्पोर्टेंट एरिया रिजर्व में रखा गया था। चलो, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि लेजिस्लेटिव असेंबली की जो स्ट्रेंथ थी उसे इंक्रीज कर दिया गया था। गवर्नर जनरल का एसेंट वेरी इंपॉर्टेंट, इनके पास ऑर्डिनेंस पावर था और इनके पास वीटो पावर था, तो हाँ वीटो पावर भी था। चलो आगे देखते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, द चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी वाज द गवर्नर जनरल। चीफ, सेंट्रल गवर्नमेंट में चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कौन थे? गवर्नर जनरल में, गवर्नर जनरल। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में कौन था? गवर्नर। ठीक है, अपने अपने प्रोविंस का गवर्नर वहाँ का एग्जीक्यूटिव हेड था, और पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट में गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव हेड था। देयर वर 2 लिस्ट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल लिस्ट और प्रोविंशियल लिस्ट। ठीक है, आउट ऑफ 8 मेंबर ऑफ द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें 8 मेंबर हुआ करते थे, उसमें से 3 इंडियंस थे।
ठीक है, अगर एग्जाम में पूछ दिया गया या एक स्टेटमेंट ये डाला गया कि वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सारे मेंबर इंडियंस थे, ये सारे ब्रिटिशर्स थे, नहीं, उसमें से 8 में से 3 इंडियन थे और 5 ब्रिटिशर्स थे। ठीक है, चलो। द गवर्नर जनरल कुड इशू ऑर्डिनेंस, हाँ हम लोग ऊपर देखे हैं। ही कुड ऑल्सो सर्टिफाई बिल दैट वे रिजेक्टेड बाई द सेंट्रल लेजिस्लेचर। सेंट्रल लेजिस्लेचर अगर कोई बिल को रिजेक्ट भी कर दिया है ना, तो उसको ये गवर्नर जनरल सर्टिफाई कर सकते हैं, उसको लागू कर सकते थे। ए बाई कैमरल लेजिस्लेचर वॉज सेटअप इन 2 हाउसेस, 2 हाउस में बांटा गया, एक लेजिस्लेटिव असेंबली और एक काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट को हम राज्यसभा बोलते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली को लोकसभा बोलते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि लेजिस्लेटिव असेंबली का टेन्योर हुआ करता था 3 ईयर, ठीक, और काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा का हुआ करता था 5 साल। अभी लोकसभा की टेन्योर होती है 5 साल, ठीक है, बट उस टाइम 3 ईयर 3 साल ही हुआ करता था। ठीक है, कभी स्टेटमेंट पूछ दिया तो ये उल्टा करके दे देगा कि लेजिस्लेटिव असेंबली का 5 साल और काउंसिल ऑफ स्टेट का 3 साल। ठीक, तो नहीं, ये अभी हो रहा है, उस समय लेजिस्लेटिव असेंबली का 3 साल ही था और काउंसिल ऑफ स्टेट का टेन्योर था 5 साल। ये ध्यान रखना है कि लेजिस्लेटिव असेंबली का टेन्योर कितना रखा गया था, 3 ईयर्स, और काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा का टेन्योर रखा गया था 5 ईयर्स। ठीक, एक बात और, लेजिस्लेटिव असेंबली में फीमेल आ सकती थी, राज्यसभा में फीमेल को अलाउ नहीं था, फीमेल नहीं आ सकती थी राज्यसभा में। ठीक है, चलो। काउंसिल ऑफ स्टेट ओनली मेल मेंबर, काउंसिल ऑफ स्टेट में सिर्फ मेल मेंबर थे, ध्यान रखना। लोकसभा में फीमेल आ सकती थी, काउंसिल ऑफ स्टेट में फीमेल नहीं आती थी। द लेजिस्लेचर कुड आस्क क्वेश्चन, लेजिस्लेचर क्वेश्चन भी पूछ सकते थे किसी लॉ पे, वोट भी कर सकते थे, एज अ पार्ट ऑफ बजट को वोट भी कर सकते थे। ओनली 25% ऑफ बजट वाज सब्जेक्ट टू वोट, क्या पूरे बजट पे वोट होता था? नहीं, सिर्फ बजट का 25% पार्ट ही ऐसा था जिस पे वोटिंग हो सकती थी। वोटिंग राइट तो दिया गया था, बट अब वोट किस पे करोगे? बजट के मात्र 25% एरिया पे। ठीक है, चलो, सिर्फ बजट के 25% पे वोटिंग होता था, तो ऐसे वोटिंग राइट्स का क्या मतलब? बस नाम के लिए दे दिया गया था वोटिंग राइट। ठीक है, तो पूछ देगा एग्जाम में अगर आ गया कि बजट पे वोट कर सकते थे, बिल्कुल वोट कर सकते थे, बट सिर्फ 25% बजट पे वोट होता था। प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट पहली बार हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। ठीक, प्रोवाइडेड दैट 10 years, after 10 years a statutory commission would be set up to study the working of government. This resulted the Simon Commission of 1927. इसमें ये भी डाला गया था कि 10 साल बाद, ठीक है, इसको स्टडी करने के लिए ये एक्ट जो हम लाए हैं, क्या इसके सारे ये जो भी एक्ट में हैं, क्या ये फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, कैसा काम हो रहा है, इसको स्टडी करने के लिए 10 साल बाद एक कमीशन आएगा, वो कमीशन अपना रिपोर्ट देगा। ठीक, बट 1919 में आया तो 10 साल कब? 1929 में आनी चाहिए थी कमीशन, बट ये 1927 में ही साइमन कमीशन आया। तो साइमन कमीशन क्यों आया था? टू स्टडी द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के एक्ट को स्टडी करने के लिए 1927 में साइमन कमीशन अपने टाइम के पहले आ गया था। ये आना चाहिए था 1929 में, बट ये आ गया था 1927 में ही। ठीक है, एक चीज और वेरी इंपॉर्टेंट, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, ठीक है, इनकी सैलरी पहले इंडिया से ही जाती थी, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में डाला गया कि इनकी सैलरी ब्रिटिश फंड से होगी। ठीक है, चलो, इंस्टेड ऑफ इंडियन टैक्स के जगह अब इनकी सैलरी कहाँ से आएगी? ब्रिटेन से। ठीक है, तो अगर एग्जाम में अगर ये आ गया कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की सैलरी इंडियन फंड से ही होती थी, नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बाद ये ब्रिटेन के फंड से होने लगी, उसके पहले इंडिया के पैसे से ही इनको सैलरी दिया जाता था।
ठीक है, तो अगर एक बार जल्दी से हम देख लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1999। एक चीज़ और, प्रियम्बल, ये पहला एक्ट था जिसमें प्रियम्बल था। ठीक है, वो तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में प्रियम्बल था। चलो, तो अभी तक हम लोगों ने देख लिया कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दो पार्ट हैं। ठीक, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की हेड हैं गवर्नर, अपने अपने प्रोविंस के जो गवर्नर है वो एग्जीक्यूटिव हेड हैं। डायरकी इंट्रोड्यूस किया गया, डायरकी में आ गया एक एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स और एक आ गया मिनिस्टर्स। ठीक है, लिस्ट बनाया गया, लिस्ट में आ गया रिजर्व लिस्ट और ट्रांसफ़र लिस्ट। रिजर्व लिस्ट में इंपॉर्टेंट एरिया को कवर किया गया जिस पे गवर्नर जनरल अपना डिसीजन लेते थे या एग्जीक्यूटिव काउंसलर डिसीजन लेते थे। ठीक, और ट्रांसफर में सारे मिनिस्टर्स। ठीक, चलो, गवर्नर जनरल या एग्जीक्यूटिव काउंसलर को ट्रांसफ़र लिस्ट में इंटरफेयर नहीं करना था। उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली का साइज को इंक्रीज कर दिया गया था। गवर्नर का एसेंट वेरी इंपॉर्टेंट, वीटो पावर था इनके पास, ऑर्डिनेंस ला सकते थे। बजट पे वोटिंग राइट थी। ठीक, बट बजट के मात्र 25% पे ही वोट हो सकता था। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड कौन था? गवर्नर जनरल। वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 8 मेंबर हुआ करते थे जिसमें से 5 ब्रिटिशर्स 3 इंडियंस। ठीक है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर बनाया गया, डुअल हाउस। एक हुआ लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे लोकसभा भी बोलते हैं, एक हो गया काउंसिल ऑफ स्टेट जिसे राज्यसभा बोलते हैं। लोकसभा की टेन्योर थी 3 इयर्स, राज्यसभा की टेन्योर थी कितना 5 इयर्स। राज्यसभा में कोई फीमेल नहीं। ठीक है, लोकसभा में फीमेल अलाउड थी। पब्लिक सर्विस कमीशन की बात पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया। पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका एस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को स्टडी करने के लिए 10 साल बाद एक कमीशन आएगी, बट 1927 में ही साइमन कमीशन आ गया। इतना ही पढ़ना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। ठीक है, तो अपने अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे गांधी इन साउथ अफ्रीका, गांधीयन फेज। ठीक है, गांधी जी को हम लोग अब पढ़ेंगे अपने अगले वीडियो में।